Hi friends, I am Navkiran and I welcome you all to your own channel Navkiran's Nursing Classes. So friends, today I want to salute all my fellow nurses क्योंकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर की फॉर्म में कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको केयर प्रोवाइड कर रही हैं विदाउट केयरिंग अबाउट देमसेल्व्स विदाउट मीटिंग देयर फैमिली मेंबर्स फॉर सो मेनी डेज. सीरियसली अ बिग थैंक्स टू यू ऑल. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो थे वो लेके आई थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स. सो टुडे आई हैव कम अप विद इट्स पार्ट 2 और इसमें हम पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करेंगे. तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके लिए मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. आप पहले पार्ट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर आप पार्ट 2 को उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो. और आप मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. इससे आने वाली जो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस हैं रिलेटेड टू नर्सिंग उनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंचेगी. सो आप डायरेक्टली मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हो. So today I have come up with part 2. It's a question bank for nursing entrance exams in 2020. So these questions will help you in the preparation of PGI, AIMS, ESI and other central and state government exams. So let's begin. So we had done till question 20th in part 1. So आज हम part 2 से start करेंगे जिसमें question number 21 से start करेंगे. And today's first question is the stage of Plasmodium infective to man is option A gametocyte, option B sporozoite, option C trophozoite या option D merozoite. So the correct answer is B sporozoite. तो इसका रैशनल क्या है? देखिए, जो मलेरिया पैरासाइट होता है यानी कि प्लाज्मोडियम, इसका जो लाइफ साइकिल है इसमें इसके दो होस्ट होते हैं. वन इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट होस्ट एंड अनदर वन इज अ डेफिनेटिव होस्ट. तो यहाँ पे जो मैन है ही इज अ डेफिनेटिव होस्ट. सो क्या होता है कि जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करती है ह्यूमन होस्ट को, तो उसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइड फॉर्म को छोड़ती है. This sporozoid form is infective to man because it infects the liver further and it is matured into schizoids. और ये जो schizoids होते हैं ये further merozoids में convert होते हैं. So this is a stage which is infective to man. The next question is, the nurse caring for a postpartum client should suspect that the client is experiencing endometritis if which thing is noted? A. Breast engorgement, B. Elevated WBC count, C. Lochia rubra on the second day postpartum या D. Fever over 38 degrees Celsius या 100.4 degree Fahrenheit beginning 2 days postpartum. So the correct answer is D, that is fever over 38 degree Celsius. Actually पोस्टपार्टम पीरियड में नॉर्मली थोड़ा सा फीवर जो है वो मदर को रहता है, लेकिन अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर फीवर हो जाए तो दैट इंडिकेट्स इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन मोस्टली एंडोमेट्राइटिस होती है. ऑल्दो जो फर्स्ट 24 आवर में टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली एलिवेटेड होता है, लेकिन विद इन आफ्टर 24 आवर अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो दैट इज एबनॉर्मल. 100.4 डिग्री या इससे नीचे जो फीवर है या टेम्परेचर इसको आप बोल सकते हो वो नॉर्मल होता है. नेक्स्ट इज, बिफोर स्टार्टिंग एन आईवी इन्फ्यूजन फॉर द क्लाइंट एडमिटेड इन द सर्जिकल यूनिट द नर्स शुड प्रेफरेबली सेलेक्ट विच साइड टू इंसर्ट आईवी कैनुला. तो सबसे पहले हमने कौन सी साइड जो है वो आईवी कैनुला को इंसर्ट करने के लिए सिलेक्ट करनी है. तो ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन बी है डिस्टल एंड ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन सी है लार्जर वेन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज या डी वेन्स ऑफ द फीट. देखिए, यहाँ पे एडल्ट की बात हो रही है, यहाँ पे पीडियाट्रिक मेंशन नहीं है. तो एडल्ट में यूजुअली जो हम साइड सेलेक्ट करते हैं दैट इज आर्म यानी कि अपर एक्सट्रीमिटीज. तो लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक है दैट इज कि हम प्रॉक्सिमल एंड में इंसर्ट करेंगे फर्स्टली कैनुला या डिस्टल एंड में. तो इसका आंसर देने से पहले आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि डिस्टल एंड क्या होता है और प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है. तो चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं. द आंसर इज बी, दैट इज डिस्टल एंड ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी. क्यों? क्योंकि जो डिस्टल होता है, डिस्टल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल योर हैंड्स आर डिस्टल, और अगर हम शोल्डर की बात करें तो दैट इज प्रॉक्सिमल. तो जो हिस्सा हमारी बॉडी के पास होगा उसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे,
और जो हिस्सा हमारी बॉडी से दूर होगा सेंटर ऑफ द बॉडी से, दैट इज डिस्टल। तो ऑब्वियसली जब आप कैनुला इंसर्ट करते हो सबसे पहले आपको हैंड्स की वेन्स को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप लेट अस सपोज आप अपर एक्सट्रीमिटी में डाल देते हो कैनुला, जैसे कि हम यूजुअली बड़ी वेन देख के उसमें हम कैनुला डाल देते हैं, तो अगर आप अपर वेन को पहले ही खराब कर दोगे तो नीचे वाली वेन्स जो है दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फर्दर कैनुला इंसर्शन और वेनिपंक्चर। सो इट इज ऑलवेज वाइज टू चूज द distal veins first. Next question is, in the client with DAA, that is diabetic ketoacidosis, potassium supplements are given to prevent option A hypoglycemia, option B acidosis, option C alkalosis या ऑप्शन डी कार्डियक डिसरिथमिया। शुरू में जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको थोड़ा डाउट हो सकता है इस पे, क्योंकि यूजुअली हम पढ़ते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया होता है, क्योंकि ये एसिडोसिस है तो एसिडोसिस लीड्स टू हाइपरकैलेमिया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेशियम सप्लीमेंट्स हम क्यों देते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। तो चलिए एक बार ये आंसर देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द आंसर इज डी, दैट इज कार्डियक डिसरिथमिया। हम कार्डियक डिसरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए पोटेशियम सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया इनिशियली होता है सॉरी, लेकिन जब हम इंसुलिन जो है वो पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया, तो इंसुलिन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम इन आयंस को भी सेल्स के अंदर लेके जाता है। ये इंसुलिन की प्रॉपर्टी है, काइंडली नोट। तो जब भी आप इंसुलिन देंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया, insulin along with glucose will also take potassium inside the cells. So basically जो potassium का blood level है that will be less than 3.5 milli equivalent per liter. तो इस चीज की वजह से पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो जाता है। इनिशियली DKA में हाइपरकैलेमिया होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो इन दैट केस आपको सैंपल लेना होता है पेशेंट का इन ऑर्डर टू असेस पोटेशियम लेवल, और अगर वो हाइपो में है दैट इज लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, देन यू हैव टू गिव द पोटेशियम सप्लीमेंट्स, अदरवाइज आपके पेशेंट को कार्डियक डिसरिथमिया या कार्डियक पाल्पिटेशंस जो है वो हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 Ds ऑफ पेलेग्रा आर, ऑप्शन ए डिस्पेप्सिया डेफनेस एंड डिमेंशिया, बी डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस, सी डिस्फेजिया डेफनेस एंड डिस्पेप्सिया, डी डिसयूरिया डिस्पेप्सिया एंड डिस्पेरूनिया। एक्चुअली फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बारी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका आंसर देखते हैं। इट्स आंसर इज बी डायरिया डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। एक्चुअली पेलेग्रा में ये तीनों चीजें होती हैं। यू शुड ऑल्सो नो कि नायासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो मेज ईटिंग पॉपुलेशन होती है, मेज ईटिंग जो मक्की की रोटी ज्यादा खाती है पॉपुलेशन, तो उन लोगों में जो नायासिन की डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, और उन लोगों में पेलेग्रा जो है वो ज़्यादा होता है। तो आगे फर्दर आने वाली क्लासेस में मे बी आई विल बी टेकिंग दिस टॉपिक ऑल्सो, एंड आई विल टीच यू सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट नायासिन, बिकॉज नायासिन इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग विटामिन ऑफ ऑल अमंग ऑल द विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। तो जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो नायासिन है, क्योंकि इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। Question number 26. All of the following are risk factors of pressure ulcers except option A friction, option B immobility, option C incontinence या D certain medications। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। एक्चुअली इसमें आपने मतलब सारी ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट जहां पे लिखा होता है, तो आपने एक ऑड चुनना होता है सारे में से। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं एक्सेप्ट सिर्फ एक को छोड़ के जो नहीं है रिस्क फैक्टर, तो वो कौन सा है? डी सर्टन मेडिकेशंस, बिकॉज मेडिकेशंस बेडसोर नहीं करती हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से बेडसोर होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ना, तो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से स्किन ब्रेकडाउन होगा। इमोबिलिटी जो है उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो जब हमारी स्किन के किसी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो टिश्यू का नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया। देन इनकॉन्टिनेंस जो है, इनकॉन्टिनेंस की वजह से आपका पेशेंट जो है वो हमेशा वेट रहता है, और जो सिक्रीशंस हैं वो स्किन को भी इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से स्किन का ब्रेकडाउन जो है वो जल्दी होता है और अल्सर फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, जिसको हम बेड सोर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लिवर बायोप्सी द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट टू लाई डाउन इन विच पोजीशन?
ऑप्शन ए इज लेफ्ट लेटरल, ऑप्शन बी इज राइट लेटरल, ऑप्शन सी इज सुपाइन या डी सेमीफॉलर्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लीवर हमारा राइट साइड पे लोकेटेड होता है। तो जब हम लीवर बायोप्सी करते हैं उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही हम जो पोजीशन है पेशेंट की वो मेंटेन करेंगे। एंड द आंसर इज बी, राइट लेटरल। ऐसा क्यों? क्योंकि लीवर जो है वो राइट साइड पे है जैसे मैंने आपको बताया, और आफ्टर बायोप्सी हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है दैट इज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग इन द पेशेंट। तो बेसिकली लीवर जो है वो हाईली वास्कुलर ऑर्गन है और आपने उसमें से बायोप्सी ली है, तो ऑब्वियसली आप ये चाहेंगे कि जो पंक्चर साइट है उस पर प्रेशर दिया जाए कुछ टाइम के लिए ताकि जो ब्लीडिंग है वो ना हो। तो डेफिनेटली हम पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि जहाँ पे आपके प्रिक है वहाँ पे रोल्ड टॉवल या सैंड बैग जो आप प्रोवाइड करेंगे उसको पूरा प्रेशर दे के जो है वो लेटना है पेशेंट ने। कम से कम 3 घंटे के लिए हम पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन में विद द रोल्ड टॉवल एट द पंक्चर साइट जो है वो लिटा के रखते हैं ताकि पंक्चर साइट पे प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। Next, after total hip replacement surgery, the client's legs should be option A adducted, option B abducted, option C internally rotated, and option D is externally rotated. So यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? Let's see. That's option B, abducted. Abducted और adducted में क्या डिफरेंस होता है? Adducted का मतलब होता है टू एड टूवर्ड्स द बॉडी। जैसे हम अपनी एक्सट्रीमिटीज अपनी सेंटर ऑफ द बॉडी की तरफ लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं एडक्शन, मीन्स ऐड करना। और एबडक्शन का मतलब होता है टेकिंग योर एक्सट्रीमिटीज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड एज एबडक्शन। अब यहाँ पे जब टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो बेसिकली हमें जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न होता है वो एक तो इन्फेक्शन होता है, सेकेंडली मिस अलाइनमेंट ऑफ द प्रोस्थेसिस। तो पोजीशन हमें इस हिसाब से रखनी है कि जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हमने प्रोस्थेसिस डाला है वो कहीं डिसलोकेट ना हो जाए, कहीं वो मिस अलाइनमेंट उसकी ना हो जाए। तो इसलिए जो अच्छी पोजीशन हमने मेंटेन करके रखनी होती है दैट इज एबडक्शन। आपने पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि कभी भी लेग्स क्रॉस करके नहीं लेटना है। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, पेशेंट की जो लेग्स हैं उनके बीच में हम पिल्लो रख देते हैं ताकि जो लेग्स हैं वो क्रॉस ना हो। बाकी अगर आपने पेशेंट को साइड लेइंग पोजीशन देना है या सेमी फॉलोअर्स देना है ये सर्जन की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पर एबडक्शन जो है वो मेंटेन करके रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एवरी नर्स शुड नो। नेक्स्ट है हमारे पास द पोजीशन गिवन टू द पेशेंट पोस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया इज ऑप्शन ए सेमी फॉलोअर्स, ऑप्शन बी लो फॉलोअर्स, ऑप्शन सी हाई फॉलोअर्स या डी सुपाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी सुपाइन। हम अगर लंबर पंक्चर करते हैं या हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं या हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो इसके बाद जो पोजीशन रहती है दैट इज सुपाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम लंबर पंक्चर करते हैं या जब भी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया करते हैं तो सीएसएफ जो है वो ड्रेन होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप पेशेंट को सेमी फॉलर में बिठाएंगे या आप पेशेंट को हेड के नीचे आप पिल्लो देके लिटाएंगे तब भी जो ब्रेन है उसकी हर्निएशन हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट को पोस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया हेडेक्स हो सकती हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पोस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया हेडेक्स, this is a primary reason why supine position is being given to the patient. The second reason is कि जब आप पेशेंट को बिल्कुल फ्लैट लिटा देते हो तो जो पंक्चर साइट होती है वो भी लॉक हो जाती है जिसकी वजह से फर्दर सीएसएफ लीक नहीं होता, पर वो सेकेंडरी रीजन है। जो प्राइमरी रीजन है दैट इज टू प्रिवेंट पोस्ट लंबर पंक्चर या पोस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया हेडेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन द नर्स विल गिव टू द क्लाइंट हु इज टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज ऑप्शन ए टू टेक द मेडिसिन एम्प्टी स्टमक, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द सोडियम इनटेक, ऑप्शन सी टू डिक्रीज द डोज इन पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस या ऑप्शन डी टू टेपर द ड्रग एंड नॉट टू स्टॉप एब्रप्टली। तो क्या हेल्थ एजुकेशन आप देंगे पेशेंट को? डी, टू टेपर द ड्रग एंड नॉट टू स्टॉप एब्रप्टली। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर
पेशेंट जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने एब्रप्टली बंद कर देगा तो उसको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह से बॉडी की डिपेंडेंस हुई होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर। तो हमेशा हम पेशेंट्स को ये एडुकेट करेंगे कि आपने कभी भी इनको इमीडिएटली ऐसे अपने आप से ना तो इनकी डोज इंक्रीज करनी है, ना डिक्रीज करनी है, ना ही इनको एब्रप्टली स्टॉप करना है, क्योंकि इससे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, एक्सट्रीम फिटीग होगा पेशेंट को, डिक्रीज एपेटाइट होगी, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड इवन कई केसेस में सीवियर हाइपोटेंशन भी हो सकता है। तो इन सारी वजह से हम कभी भी पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कि आप अपने आप ड्रग छोड़ दो। हम उसको हमेशा यही एडुकेट करेंगे कि आप टेपरिंग करो। टेपरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे कम करना, और वो भी फिजिशियन की इंस्ट्रक्शंस के साथ। The next question is, the most important cause of maternal mortality in India is A. Eclampsia, B. Infection, C. PPH या D. Obstructed labor। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। C. PPH। PPH stands for postpartum hemorrhage। Actually it means the bleeding that occur after the delivery। तो पीपीएच जो है ना, इंडिया में 25% जो मेटर्नल डेथ हैं दैट अकर्स ड्यू टू पीपीएच, एंड ये एक तरह का डायरेक्ट कॉज है फॉर मेटर्नल मोर्टेलिटी। एंड जितने भी यहाँ पे रीजंस हैं, ऑल्दो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटर्नल मोर्टेलिटी बट नॉट एज द पीपीएच एज मच एज पीपीएच इज। तो बेसिकली पीपीएच बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया में, एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। Next is, which of the following is the best indicator for socio-economic status of a country? See, this is a very important question जो बहुत सारे लीडिंग इंस्टीट्यूट जो इंडिया के हैं वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बारी पूछते हैं। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट या डी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इट्स सी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि शायद इसका आंसर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो सकता है या इसका आंसर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो सकता है, लेकिन इसका आंसर सी है, दैट इज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। क्योंकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, दिस इज अ बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस क्या है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके इन्फेंट्स कितने हेल्दी हैं। तो बेसिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है, दिस इंडिकेट्स हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, वेयर एज जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इट इंडिकेट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन योर सोसाइटी। तो बेसिकली आप वुमेन की न्यूट्रिशन का कितना ध्यान रखते हो और आपकी जो एमसीएच सर्विसेज हैं वो कितनी इफेक्टिवली काम कर रही हैं, वो चीज़ का बेस्ट इंडिकेटर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। जबकि आपके कंट्री का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इस चीज़ से पता चलता है कि आप कितना न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा मेंटेन कर पाते हो जब चाइल्ड वीन ऑफ होता है फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, तो इसलिए 5 अंडर 5 जो बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस आप कितने अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो, वो चीज़ जो है वो इंडिकेट होती है फ्रॉम द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लैक्टोज इज प्रेजेंट इन ए ह्यूमन मिल्क, बी काउ मिल्क, सी बफलो मिल्क या डी गोट मिल्क। तो इसका आंसर है ए ह्यूमन मिल्क। एक्चुअली अगर हम 100 ग्राम ह्यूमन मिल्क लें तो उसमें 7.4 ग्राम लैक्टोज प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, यही रीज़न है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे होते हैं उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत सारी लैक्टोज जो है वो ह्यूमन मिल्क में लेते हैं, एज कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन जो कि काऊ मिल्क पे या बफलो मिल्क पे सर्वाइव करते हैं। क्योंकि काऊ और बफलो मिल्क में एज कम्पेयर टू ह्यूमन मिल्क लैक्टोज बहुत ही कम होता है, इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को हम प्रमोट करते हैं हमेशा, बिकॉज दिस इज ऑलवेज गुड फॉर बेबीज। Next question is, example of third generation IUD, that is intrauterine device, is option A Lipis loop, option B copper T 380 AG, option C LNG 20 या option D Nova T। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन IUD क्या होती है, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन IUD में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं। द आंसर इज सी LNG 20। और जो LNG 20 है ना, इसको मिरेना भी बोलते हैं। तो रैशनल है, लेट्स सी, फर्स्ट जनरेशन IUD क्या होती है। फर्स्ट जनरेशन IUD का मतलब होता है एक ऐसी IUD जो कि सिर्फ प्लास्टिक या पॉलीयूरिथेन से बनी हो। फॉर एग्जाम्पल लिपिस लूप, क्योंकि इसमें केवल एक प्लास्टिक होती थी और नायलॉन का फाइबर, दैट्स इट, और ये सिर्फ एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करती थी यूट्रस में।
देन सेकेंड जनरेशन आईयूडी जो है उसमें आती है हमारी कॉपर टी। कोई भी ऐसी आईयूडी जिसमें कॉपर या किसी भी मेटल के आयंस हो और आयंस के रिलीज की वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं होने देती है, सो दैट इज सेकेंड जनरेशन आईयूडी। और थर्ड जनरेशन आईयूडी एक ऐसी आईयूडी होती है जो कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है, जैसे कि आजकल जो चल रही है दैट इज मिरेना या LNG-20। LNG स्टैंड्स फॉर लेवन और जेस्ट्रल 20। तो इसको LNG-20 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर रोज 20 माइक्रोग्राम LNG जो है वो रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो इज ऑप्शन ए 10 to 21 days, ऑप्शन बी 7 to 14 days, ऑप्शन सी 2 weeks एंड ऑप्शन डी 14 to 21 days। तो इसका आंसर क्या है? बी 7 to 14 days। फ्रेंड्स ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 7 to 14 days और 2 weeks में क्या फ़र्क है, पर फर्क है। ध्यान से देखिए, जो 7 to 14 days है उसका मतलब है 7 से लेकर 14वें दिन तक कभी भी डिसीज हो सकती है, पर 2 weeks का मतलब है कि 14 दिन के बाद ही डिसीज होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ओके। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है और एक इन्फेक्टिव पीरियड होता है। तो जो इन्फेक्टिव पीरियड होता है यानी कि जिसमें जो पेशेंट है वो बीमारी को फैला सकता है, सो दैट इज 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। The next question is a patient's ABG report is showing the following results: pH 7.23, PCO2 50 mm of Hg, HCO3 negative 24 milliequivalent per liter. The patient is suffering from option A respiratory acidosis, option B respiratory alkalosis, option C metabolic acidosis या D metabolic alkalosis। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इट्स ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों? इसके लिए हमें कुछ नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.35 to 7.45। नॉर्मल PCO2 इज 35 to 45 mm of Hg। फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने पीएच का वैल्यू देखना होता है। पीएच का वैल्यू अगर कम है तो एसिडोसिस है, अगर 4-5 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस है। PCO2 का वैल्यू जो है वो देखिए नॉर्मल 35 to 45 है, यहाँ पे 50 है, यानी कि 45 से ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है। SCO3 नेगेटिव की नॉर्मल वैल्यू 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, तो वो नॉर्मल है। अब यहाँ पे जो PCO2 होता है दैट इज रेस्पिरेटरी इंडिकेटर एंड CO2 इज एन एसिडिक गैस। तो अगर किसी भी कंडीशन की वजह से CO2 की रिटेंशन हो रही है तो दैट इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। The next question is a hypoglycemic client with myxedema coma is admitted to the respiratory unit with BP 90 by 70 mm of Hg, pulse 45 beats per minute, respiratory rate 10 per minute. So what will be the nurse's priority action? So option A is administered IV fluid क्योंकि BP low है। Option B administered levothyroxine sodium IV which is a drug which is being given to the myxedema coma patient. Option C is maintain a patent airway एंड ऑप्शन डी एडमिनिस्टर्ड ग्लूकोज IV। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? लेट्स सी द आंसर। इट्स सी मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। वाई? सी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपने एज अ नर्स प्रायोरिटी देखनी है। यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी करेक्ट है, लेकिन एग्जामिनर का कंसर्न ये है कि अगर आप इमरजेंसी में कोई पेशेंट को ऐसे को डील करते हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी एक्शन आपका क्या होगा। तो ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन में जब भी कोई ऐसा आपके पास क्वेश्चन आता है, सी रेस्पिरेटरी रेट भी कम है, 10 पर मिनट है, तो यहाँ पे जो हमारी प्रायोरिटी रहती है दैट इज ऑलवेज ABC। एयरवे सबसे पहले आपने मेंटेन करना होता है, तो इसलिए आप ऑप्शन सी टिक करेंगे। देखिए, जो myxedema कॉमा होता है ये एक एग्रीवेटेड फॉर्म है हाइपोथायराइडिज्म का। तो इसमें पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के साथ आया, उसके साथ साथ उसको सीवियर हाइपोटेंशन भी है और ब्रेडिकार्डिया भी है, ये दोनों चीजें भी हैं साथ में, लेकिन आपकी प्रायोरिटी हमेशा एयरवे मेंटेनेंस होती है। एयरवे मेंटेनेंस शुड ऑलवेज बी डन इन द फर्स्ट प्लेस। Next question is, a nurse is caring for a client with the new diagnosis of diabetes mellitus type 1. The nurse should recognize that which teaching plan component is most important initially. A. Knowledge of the diabetic diet. B. Understanding of the diagnosis. C. Monitoring the blood glucose level. या D. Correct technique of administrating insulin. तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या होना चाहिए पता?
अंडरस्टैंडिंग द डायग्नोसिस। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप कम्युनिटी पढ़ते हो तो उसमें एक चैप्टर है हमारा हेल्थ एजुकेशन करके, उसमें आपको प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे हेल्थ एजुकेशन के। तो बेसिकली हेल्थ एजुकेशन का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है ना, दैट इज असेसमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पेशेंट को उसके डायग्नोसिस के बारे में क्या क्या कंसर्न है, उसको क्या नॉलेज है, कहाँ पे नॉलेज गैप्स हैं। तो जहां जहां पे उसके नॉलेज गैप्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ही आपने जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो प्लान करनी होती है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही होगा ना कि आप क्लाइंट की नॉलेज को असेस करें। सो ऑप्शन सी, सॉरी बी जो है वो वही बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर पेशेंट शुड अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस। उसके बाद ही आप उसको बताओगे कि डाइट कैसी लेनी है, ब्लड ग्लूकोज कैसे चेक करना है और इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर करना है। तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी है कि उसको पता होना चाहिए कि उसको हुआ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट डायग्नोज विद माइस्थेनिया ग्रेविस इज रिपोर्टिंग वॉमिटिंग, abdominal cramps and diarrhea. The client is hypotensive also and is experiencing facial muscle twitching. The above finding indicates myasthenic crisis, B cholinergic crisis, C systemic infection, D none of the above. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको न्यूरोलॉजी के चैप्टर में मिलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। बी कॉलिनर्जिक क्राइसिस। अब ये क्यों? क्योंकि जो कॉलिनर्जिक क्राइसिस है ये कब होता है एक्चुअली? जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ना उसको बेसिकली करेक्ट करने के लिए, उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम एक ड्रग देते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंसाइलन। ये जो टेंसाइलन ड्रग है ये एक एंटी कॉलिनेस्ट्रेज ड्रग है जो कि बेसिकली माइस्थेनिक जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव करने में हेल्प करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि टेंसाइलन की ओवरडोज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो मसल्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और फेशियल मसल्स में स्पेशली बहुत सारी ट्विचिंग होने लगती है। एब्डोमेन में जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं अदरवाइज ये कॉलिनर्जिक क्राइसिस को इंडिकेट करती हैं, लेकिन ऑलवेज इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइस्थेनिक क्राइसिस एंड कॉलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि टेंसाइलन टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम टेंसाइलन ड्रग दे के पेशेंट को देखते हैं कि उसको माइस्थेनिक क्राइसिस है या कॉलिनर्जिक क्राइसिस है। तो इसकी ज़्यादा नॉलेज के लिए आप न्यूरोलॉजी चैप्टर में जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो टॉपिक ज़रूर पढ़ें। तो बेसिकली एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो टेंसाइलन ड्रग है अगर उसकी ओवरडोज पेशेंट को हो जाती है तो आपके पास हमेशा इसका एंटीडोट रेडी रहना चाहिए, दैट इज एट्रोपिन सल्फेट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बन गया, ये आपको पता होना चाहिए इसका एंटीडोट। तो फ्रेंड्स आज के लिए ना हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इससे आगे अगर मैं करूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। आई गारंटी यू वन थिंग, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो ना क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में बहुत इजी हो जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में बहुत बारी रिपीट भी हुए हैं और आगे भी पूछता ही रहेगा एग्जामिनर आपको। एंड थैंक यू सो मच। और मेरी आने वाली वीडियोस को भी ऐसे ही वॉच करते रहे, मैं आगे आगे और भी पार्ट्स लेके आ रही हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं बिल्कुल ऐसे ही और इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।